जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने टीजीटी साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखा था यूथ कंपटीशन टाइम्स के। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन आपको ध्यान में रखना है। इसका रीजन है कि चूंकि क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। इसलिए क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में क्या होती है दोस्तों? अधिक ऊर्जा होती है। राइट आंसर की बात करें तो डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण से रिलेटेड सवाल है। सवाल है अभिकथन में कि लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सही है। कारण इसका दिया गया है कि लोहा गर्मियों में क्या होता है? फैलता है। इसलिए क्या होता है, गर्मी लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल क्या होता है? गैप छोड़ दिया जाता है। और कारण जो है दोस्तों इसका क्या है कि लोहा जो है गर्मियों में क्या होता है? फैलता है। और कारण जो है दोस्तों अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ए और आर दोनों सही है और आर ए की क्या कर रहा है? उचित व्याख्या भी कर रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा कि डैश पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली कौन सी है? ये आपसे बोला जा रहा है। तो याद रखना है संवहन यानी कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है? पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की क्या है दोस्तों? यह प्रणाली है संवहन। संवहन किस में होता है? तो याद रखना है यह होता है गैस में। और किस में होता है? गैस और द्रव में होता है। ठोस में संवहन नहीं होता। ठोस में क्या होता है? चालन होता है। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक यानी बैड कंडक्टर है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि हीट का कौन सा बैड कंडक्टर है यहाँ पे, ये आपको पहचानना है। तो याद रखना है लकड़ी जो है उष्णता यानी हीट का बैड कंडक्टर होता है लकड़ी, जबकि हीरा जो होता है गुड कंडक्टर है, माइका भी गुड कंडक्टर है और पानी भी गुड कंडक्टर है। एक औषधि प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है। औषधि प्रकार का पूछा जा रहा है, कल भी यह सवाल आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर चक्र। सल्फर चक्र जो होता है वह औषधि प्रकार का एक भू रासायनिक चक्र होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? तो आपको याद रखना है कि स्वाइन फ्लू जो है यह किसके द्वारा फैलता है? तो यह विषाणु के द्वारा फैलता है। एक इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, क्या इसका नाम है? याद रखना है H1N1। क्या H1N1 जो होता है यह स्वाइन फ्लू का कारक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार यानी हे फीवर होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि हे फीवर किसके कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा परागकण के कारण। परागकण के कारण जो होता है हे बुखार होता है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है 8 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? असंचरणीय रोग आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा असंचरणीय रोग है। तो मधुमेह जो है यह एक असंचरणीय रोग है, जबकि याद रखेंगे खसरा, रोहिणी और जलांतक ये जो होता है वह संचरणीय रोग है। मधुमेह जो है असंचरणीय रोग है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। तो मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रोगाणुवाहक। क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं रोगाणुवाहक। नेक्स्ट है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच तो आपने पढ़ा होगा कि वर्क डन बराबर क्या होता है? वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे वर्क डन दिया हुआ है 20 जूल, फोर्स हमारा दिया हुआ है 20 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 2। तो यहाँ से आप आसानी से कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाफ। कॉस हाफ कितना पे होता है? तो ये 60 डिग्री पे होता है। राइट आंसर हो जाएगा 10 का ए। 11 की अगर हम बात करें, 11 नंबर क्वेश्चन है कि 50 केजी द्रव्यमान का यानी 50 किलो द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितना है? 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए।
शक्ति आपको ज्ञात करना है कि इसका शक्ति क्या होगा। तो अगर हम बात करें सीढ़ियों की कुल लंबाई तो 45 सीढ़ी है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितना है 16 सेंटीमीटर। तो 45 सीढ़ी की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 720 सेंटीमीटर। 720 सेंटीमीटर का अर्थ हो गया कि 7 पॉइंट क्या हो गया 2 मीटर ये हो गया, ठीक है। अब वर्क डन बराबर आपने पढ़ा है कि क्या होता है, ऊंचाई पर कोई चीज होता है तो वो किस में हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में होता है, और वो कितना हो जाएगा mgh हो जाएगा। m हमारा 50 दिया हुआ है, g का मान आप 10 ले लेंगे, h हमारा कितना है 7.2 है। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल कितना आएगा, ये आएगा 3600 जूल, 3600 जूल आएगा। अब पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है वर्क डन बाई टाइम। क्या होता है पावर बराबर वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन आपने कितना किया है, आपने वर्क डन किया 3600 जूल। टाइम आपके पास कितना है, टाइम आपके पास यहाँ पर गिवन है 10 सेकेंड आपके पास समय है। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 360 जूल इसका जो होगा, सॉरी जूल नहीं, जूल तो वर्क डन का होता है, 360 वाट जो होगा इसका राइट आंसर होगा, सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापता है, तो याद रखना है शक्ति। किए गए कार्य की गति को कौन मापता है, तो याद रखना है शक्ति मापता है। अभी हमने पढ़ा है शक्ति बराबर क्या होता है वर्क डन बाई टाइम। तो वर्क डन बाई क्या होता है टाइम होता है, और यही जो होता है किए गए कार्य की गति को मापता है, राइट आंसर होगा डी। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही बिगाड़ा जा सकता है, यानी नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, बस परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन की पहचान करना आपको कि कौन सा कथन इसमें से गलत है। तो याद रखना है यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है, बिल्कुल सही है ये। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वह वस्तु पर क्या होती है, तैरती है, यह सही है। लेकिन यहाँ पर दिया है कि यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, यही स्टेटमेंट जो है इसमें गलत दिया गया है। और डी भी देख लेते हैं कि यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरेगी, यह भी स्टेटमेंट सही दिया गया। 14 की बात करें तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। तो दाब क्या होता है, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ये होता है। अब बता रहा है क्या कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है, तो अगर क्षेत्रफल कम है तो क्षेत्रफल कम होगा तो प्रेशर हमारा क्या होगा, प्रेशर हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। बुआयंसी का केंद्र हमेशा क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी आई कर ले। बुआयंसी का केंद्र आपसे सेंटर पूछा जा रहा है कि क्या होता है, तो याद रखना है कि विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है बुआयंसी का सेंटर। क्या होता है, विस्थापित जो द्रव होता है, विस्थापित द्रव का जो वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम के केंद्रक के संपाती होता है बुआयंसी का केंद्रक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है हमारा मास प्रति यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम ये क्या होता है, डेंसिटी होता है। डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। मेंडलीव की आवधिक सारणी यानी आवर्त सारणी में खोजे नहीं गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया है, यानी जो नहीं तत्व खोजा गया उसके लिए अंतराल गैप छोड़ा गया। निम्न में से कौन से तत्व को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ था, ये सवाल पूछा गया। अच्छा सवाल है, भी इसको कर लेंगे। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या दोस्तों, ये हो जाएगा जर्मेनियम। क्या हो जाएगा, जर्मेनियम। इसके लिए जो है बाद में स्थान छोड़ा गया था, बाद में ये खोजा गया जर्मेनियम, तब उसे वहां पर आवर्त सारणी में क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट है परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था। परमाणु संख्या, यहाँ पर याद रखना है परमाणु संख्या की यह बात कर रहा है, तो परमाणु संख्या के आधार पर यानी एटॉमिक नंबर के आधार पर यह किसने किया था, तो यह किया था मोसले ने यह किया था। मेंडलीव ने जो किया था वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था, लेकिन परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था, यानी बनाया किसने था, तो यह बनाया था मोसले ने। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितना है, ये याद रखना है, ये सवाल आया हुआ है, 118 है, याद रखेंगे। नीचे के विकल्पों में तत्वों के किसी खास लक्षण और उनके आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे दिखने वाले विभिन्नता को निम्न रूप से दर्शाया गया।
तत्वों का लक्षण है। आवर्त में बाएं से दाएं, समूह में ऊपर से नीचे। तो आवर्त में आपको बाएं से दाएं जाना है और समूह यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे आपको जाना है, यानी पीरियड में आपको लेफ्ट टू राइट जाना है और समूह में टॉप टू बॉटम जाना है। तो क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा गया है 20 नंबर का। तो याद रखेंगे क्या कि जब आप आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत धनात्मकता या धात्विकता यानी धात्विक गुण जो होता है उसका लक्षण क्या होता है, घटता है, याद रखेंगे, या ह्रास होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसका और बढ़ता है, वृद्धि होता है, यानी इसका कहने का अर्थ क्या है कि ये समूह में ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो ये बढ़ेगा और वृद्धि होगा विद्युत धनात्मकता और धात्विक लक्षण। लेकिन लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में हम लोग जाएंगे तो विद्युत धनात्मकता और धात्विक जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, घटेगा। याद रखेंगे कि जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, धात्विक कैरेक्टर घटता है, विद्युत धनात्मकता का भी जो यानी मान है वो भी घटता है। लेकिन समूह में जब यानी ग्रुप में जब ऊपर से आप नीचे जाते हैं तो धात्विक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, और विद्युत धनात्मकता भी क्या होता है, बढ़ता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अच्छा सवाल है, इसको भी कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। ठीक है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो आपने पढ़ा होगा लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f क्या होता है, अवतल दर्पण में नेगेटिव होता है, और ये u भी क्या होता है, u भी नेगेटिव होता है। तो अगर आप यहाँ f का वैल्यू रखें तो ये कितना हो जाएगा, -1/20 प्लस 1/v। u भी हमारा नेगेटिव होगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, तो ये -1 क्या हो जाएगा, -1/30। अब जब इसको -1/20 प्लस 1/30 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। और ये जो होगा ये कैसा होगा, तो ये आपका निगेटिव दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा, ये 60 सेंटीमीटर आपका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। और ये 60 सेंटीमीटर -60 सेंटीमीटर होगा, यानी दर्पण के लेफ्ट साइड जो होगा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, और वस्तु से क्या होगा, थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वह उत्तल लेंस का बना होता है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। और आवर्धन क्षमता इक्वल टू, याद रखना है क्या होता है, m इक्वल टू 1 + d/f। ठीक है, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टिभ्रम होता है, जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मृग मरीचिका। क्या कहा जाता है इसे, इसे कहा जाता है मृग मरीचिका। और यह क्यों होता है, तो याद रखना है TER, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण रेगिस्तान में जो होता है मृग मरीचिका की घटना होती है। याद रखेंगे। डैश लेंस का उपयोग निकट दृष्टि यानी मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। तो याद रखना है मायोपिया से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए, यानी निकट दृष्टि 2 से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जबकि दूरदृष्टि के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो दूरदृष्टि के लिए हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का उपयोग होता है, केवल उत्तल लेंस की यहाँ पर बात की जा रही है। तो याद रखना माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में केवल जो होता है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि यानी आपका परावर्तन आपसे छोटी है, तो दर्पण का प्रकार क्या है, तो यह दर्पण आपसे पूछा जा रहा है कौन सा, तो यह है उत्तल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी और आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से क्या होता है, छोटा बनता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह डैश के कारण होता है। तो यह किसके कारण होता है, इजी सवाल है, तो यह होता है जड़त्व के कारण यानी इनर्शिया के कारण। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक दूसरे पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु का कार्यरत कुल बल कितना होगा। एक ही दिशा में ये लग रहा है, ठीक है, तो एक ही दिशा में लग रहा है, तो आपने पढ़ा होगा रिजल्टेंट जो फोर्स होता है, रिजल्टेंट जो फोर्स होता है वो क्या होता है, यह होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 कॉस थीटा होता है। अब एक ही दिशा में है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप जब रखेंगे इसको,
तो ये कितना हो जाएगा cos थीटा 0, तो ये हो जाएगा आपका क्या दोस्तों, ये हो जाएगा F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, और ये रूट है तो रूट से बाहर चला जाएगा तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2 हो जाएगा। यानी कुछ नहीं करना है यहाँ पे, 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन को ऐड करना है और ये कितना आ जाएगा 15 न्यूटन आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का सी। नेक्स्ट है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। तो द्रव्यमान और वेग, मास इंटू वेलोसिटी क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है संवेग यानी मोमेंटम कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा 29 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए कथनों ए और बी में से कौन से कथन सत्य हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक होता है, बिल्कुल सही है, आपने पढ़ा होगा। फोर्स बराबर क्या होता है, जी इक्वल टू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और दो वस्तु के बीच की दूरी के वर्ग के सीधा अनुपातिक होता है, बिल्कुल ये भी सही है। 30 का क्या हो जाएगा, ए सत्य है। जब दो वस्तु के बीच की दूरी के वर्ग से सीधा अनुपातिक नहीं होता है, यह सीधा अनुपातिक नहीं होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये तो बी ये सही है, लेकिन ये हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, तो ए केवल सत्य है जबकि बी क्या है, असत्य है। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। और जी का मान कितना होता है, जी का मान याद रखना है 6.67 इंटू 10 पे पावर क्या होता है -11 न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई केजी स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम हाईलाइट कर लीजिए, VBI इसको कर लीजिए, ये डेटा आपको याद रखना है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 पे पावर माइनस न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई केजी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। तो याद रखना वह कौन सा बल है, तो वह है अपकेंद्री बल, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वह हमें क्या करता है, बाहर की ओर खींचता है यानी धक्का देता है। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाई क्या होता है, टी होता है। अब बढ़कर ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, यानी 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन। ये 32 का क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाला ग्राफ को क्या कहते हैं। तो ये आप देखिए, ये समय के साथ किसी वस्तु का ये टाइम है और ये वेग है, ये दिखाने वाला ग्राफ आपका क्या कहलाएगा, तो ये कहलाता है दोस्तों 33 का, ये कहलाएगा वेग समय ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, और वेलोसिटी और जब टी को गुना कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो v और t को जब आप गुना करेंगे तो ये आपका विस्थापन मिलेगा, या आप कह सकते हैं दूरी भी मिलेगा आपको। ठीक है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो गति का जो पहला समीकरण है वह किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो वेग और समय के बीच जो है यह संबंध दर्शाता है गति का जो पहला समीकरण है। ठीक है, पहला समीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, गति का पहला समीकरण क्या है, v इक्वल टू होता है u प्लस AT होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का सी। नेक्स्ट है अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को कहा जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंग, कल भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सोनार कहा जाता है। और कल मैंने आपसे पूछा था कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सोनार का फुल फॉर्म याद रखना है कि साउंड साउंड नेविगेशन साउंड नेविगेशन साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है सोनार का। कौन सा तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव्स यह छोड़ता है सोनार, और इससे क्या होता है, जल में जो वस्तु है उसकी स्थिति का पता लगाया जाता है सोनार के मदद से। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है। एकल आवृत्ति यानी एकल फ्रीक्वेंसी है कि आवाज को क्या कहा जाता है, अच्छा सवाल है। तो इसे कहा जाता है दोस्तों टोन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं हम लोग टोन। ध्वनि तरंगे डैश में यात्रा नहीं करती। सभी को मालूम होगा कि ध्वनि के लिए, ध्वनि तरंगों को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में जो है ध्वनि तरंगे जो होती गमन नहीं करती है। राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति आपसे पूछा जा रहा है, तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की जो आवृत्ति होती है दोस्तों वह कितना होता है, 20,000 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होता है। ठीक है, मनुष्य कितना से कितना होता है, तो याद रखना 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक मनुष्य की श्रवण क्षमता है। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है आपसे पहचानना है।
H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और उनके यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है, यह बोला जा रहा है आपसे। तो यह बिल्कुल सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के, हाइड्रोजन के आयनों की नहीं है बल्कि OH, ठीक है, इसके आयनों की उपस्थिति के कारण। तो बी तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, गलत, यानी हाइड्रोक्सिल आयनों की उपस्थिति होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, ना कि हाइड्रोजन के आयनों की। तो बी गलत है, ए सही है, राइट आंसर हो जाएगा बी। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, और याद रखना अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति यानी नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है उसका, अर्थात वे अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये भी याद रखना है कि धातु का जो ऑक्साइड होता है अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। ये सारे के सारे एक एक जो है दोस्तों क्वेश्चन बनता है आपसे, कभी भी कोई रिएक्शन दे देगा उसमें धातु का ऑक्साइड होगा और एक कुछ एसिड देगा जैसे HCl, आपसे पूछेगा कि फाइनल प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा, तो याद रखना फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक जल होगा और उसमें लवण होगा। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताइए जो अन्य से भिन्न है। धात्विक ऑक्साइड को आपको पहचाना है जो अन्य से भिन्न है, तो याद रखना इसमें अन्य से भिन्न कौन सा है, तो यह है Al2O3। ये जो है अन्य से क्या है दोस्तों, यह भिन्न है। क्यों Al2O3 है, क्योंकि ये एम्फोट्रिक नेचर का होता है, ठीक है, यानी यह दोनों के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, धातु के साथ, ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है, जैसे अम्ल मान लेते HCl के साथ भी अभिक्रिया करेगा, और एक बेस ले लेते NaOH, ये दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन ये जो CaO है, MgAO है, Na2O है, ये केवल अम्ल के साथ ही अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। लेकिन Al2O जो 3 है वो HCl यानी एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कराता है, इसलिए यह उभयधर्मी होता है, ठीक है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, उभयधर्मी यानी एम्फोट्रिक नेचर का होता है। सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है, तो सभी को मालूम होगा कि एसिड प्लस जब बेस मिलता है तो क्या बनता है, लवण प्लस जल का यह निर्माण करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का डी। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्मा शोषी होती है, यानी उष्मा लेने की प्रवृत्ति इसकी होती है, तो याद रखना अपघटन अभिक्रिया। जब हम किसी को डिकम्पोज करते हैं तो डिकम्पोज करने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, तो हीट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उष्मा को ऑब्जर्व करेगा। तो यह डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन होता है वो हमेशा अपघटन प्रतिक्रिया मतलब उष्मा शोषी जो होता है वो अभिक्रिया होता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो 42 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे आपने CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में आपने सुना होगा, इससे जब हम हीट देते हैं तो यह क्या होता है, यह बनता है कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, और CO2 गैस क्या होता है इससे रिलीज होता है। तो इसमें हमने क्या दिया, उष्मा दिया। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई भी कंपाउंड है उसको ब्रेक किया जाता है, तो इसे कहा जाता है अपघटन प्रतिक्रिया। यह क्या होता है, उष्मा शोषी होता है। नेक्स्ट है कि अल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प कौन सा, अल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प आपसे पूछा जा रहा है। तो C3H7COH, तो यह बिल्कुल ब्यूटेनॉल है, ब्यूटाल्डिहाइड बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये चीज गलत है। यहाँ पर आप देखिए 3 दूना 6 प्लस 1 है, यहाँ पे एक, यहाँ पे 3 होना चाहिए था एथेनॉल के लिए, लेकिन यहाँ पे 2 दिया हुआ, तो यही इसमें क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। ये अगर ऐसा रहता कि CH3COH तो यह बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पे 2 है, एक हाइड्रोजन कम है, इसलिए यह गलत है, ठीक है। HCOH इसे कहा जाता है मेथनॉल, ये होता है फॉर्मल्डिहाइड। C2H5COH ये प्रोपेनल, ये होता है प्रोपेनल्डिहाइड, ठीक है। गलत यहाँ पे कौन है, बी गलत है, क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पर गलत लिखा गया है, इसलिए यह जो है गलत है। नेक्स्ट है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कल भी मैंने आपको बताया था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें से कौन सा है, तो जितने भी अल्कीन और अल्काइन होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे बेंजीन हो गया तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि एथेन, ब्यूटेन और मीथेन ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यानी अल्केन जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। मिथिल अल्कोहल यानी CH3OH और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमान में इकाइयों का अंतर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मिथिल अल्कोहल की बात करें तो जब आप मिथिल अल्कोहल को अगर मॉलिक्यूलर वेट अगर इसका देखें तो इसका कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। और इथाइल अल्कोहल को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होता है, 46 होता है। तो 46 माइनस 32 जब आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 14 आएगा। 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। डैश धातु विद्युत
केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाली जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको वीवीआई कर लेंगे दोस्तों, आएगा ऐसा ही सवाल आपको कि डैश धातु केवल विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा इसे निकाला जाता है। यह कौन सा धातु है? तो याद रखना है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो धातु है विद्युत अपघटन द्वारा ही निकाला जाता है और कोई विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? तो याद रखना बायोपिक्स का जो सिद्धांत है वो जॉन ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो ये सब जो होता है जॉन ग्रेगर मेंडल के द्वारा दिया गया था। किस पौधे को इन्होंने चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? तो मटर के पौधे को चूज किया था। पृथक्करण का सिद्धांत, प्रभुत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत, ये ग्रेगर मेंडल के द्वारा ही क्या किया गया था, दिया गया था। ठीक है, प्रभाविता के सिद्धांत एक और याद, वही प्रभाविता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके नियम में प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का सिद्धांत तथा स्वतंत्र वर्गीकरण, ये तीन सिद्धांत जो है ऊपर वाला, ये जॉन ग्रेगर मेंडल का दिया गया था, ये नहीं दिया गया था। जीव जो अधिक दूरी के जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आणविक जाति वृद्धि। इसका अर्थ होता है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। क्या होता है? मॉलिक्यूलर फाइलोजीनी इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान है किंतु उसके कार्य भिन्न है। मतलब संरचना सेम है लेकिन उनका कार्य भिन्न भिन्न है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना समजात अंग। समजात अंग किसे कहते हैं? जिनकी संरचना तो सेम है, यानी संरचना एवं उत्पत्ति तो सेम है लेकिन उनका कार्य क्या है? भिन्न है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का ए। 50 है कि मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष डैश में देखे जा सकते हैं। तो कहां पर देखा जा सकता है, यह पूछा गया है। तो अफ्रीका में देखा जा सकता है। स्रोत प्रतिरोध आर प्रतिरोधक में एक करंट आई बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर आई है तो टी समय टी में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा द्वारा दर्शाती है। मतलब क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है और ये सवाल जो है बीपीएससी में पूछा भी गया है। ठीक है, तो आपने हीट बराबर पढ़ा होगा, क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है। अब यहाँ से आपको जानना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो आई स्क्वायर आर टी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर आई आर और एक आई को हम यहाँ पर रख दें टी के साथ, और आई इंटू आर क्या होता है? ओम्स के नियम के अकॉर्डिंग भी इक्वल टू कितना होता है? आई आर होता है। तो एच इक्वल टू हो जाएगा वी आई टी। क्या हो जाएगा? वी आई टी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ऐसे ही सवाल बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, वहां पर भी सेम ही सवाल था और उसमें से पूछा गया था कि कौन नहीं होगा। तो देखिए कौन कौन सा होगा। एक तो हो सकता है आई स्क्वायर आर टी हो जाए, एक होता है वी आई टी, ये और भी क्या हो सकता है, और भी मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे ऊपर नीचे अगर आपने एक आर से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर टी, नीचे भी आर हो गया। तो आई आर क्या हो जाएगा? भी होता है, तो ये हो सकता है भी स्क्वायर टी बाई आर। ये भी इसका फॉर्मूला एच का हो सकता है। ठीक है, तो तीन फार्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसा वहाँ पर एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर आंसर लगा देना है। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो 51 का तो मैं, हाँ, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा, यह कहलाता है क्या? विभवांतर कहलाता है। ठीक है, विभवांतर बराबर भी इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन और बाई क्यू होता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल का मान यानी विद्युत वाहक बल ई के बराबर होता है। ई बराबर क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा है, ये भी एक प्रकार का विभवांतर ही है और ये होता है डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो ये कौन है? बैटरी। बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जनरेटर वह उपकरण है जो परिवर्तित करता है।
तो जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं दोस्तों, कन्वर्ट करते हैं। 55 का राइट आंसर हो जाएगा सी। और यह जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखेंगे, कल भी हम लोगों ने देख रखा है। एक सामान्य ट्रांसफार्मर डैश पर कार्य करती है, तो एक सामान्य जो ट्रांसफार्मर है वह किस पे कार्य करेगा, तो याद रखना है प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट पर यह कार्य करता है, डिस्च धारा पर यह कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, यह इसमें गलत दिया गया। यह अस्थायी चुंबक है, बिल्कुल सही है। इसकी क्षमता इस उसके पोल के बीच के साथ भिन्न होती है, बिल्कुल ये भी बात सही है। उसकी क्षमता को बदला जा सकता है, बिल्कुल सही है। ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, पोलराइजेशन इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का किया जा सकता है, यह बिल्कुल यहाँ पर जो दिया गया है वो गलत दिया गया। प्रेरक, प्रेरक लोड के आर पार अनुप्रयुक्त एसी वोल्टता की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रेरक प्रतिघात कैसे बदलता है, तो प्रेरक प्रतिघात कैसे बदलता है, तो यह बदलता है रैखिक रूप से, यह क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को डैश कहा जाता है, तो एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को क्या कहा जाता है, प्रतिबाधा कहा जाता है, यानी इम्पीडेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इम्पीडेंस इसे कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पूरा डिटेल जो है पीडीएफ में दिया गया है। पीडीएफ का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से जाकर इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा डिटेल वहां पर अच्छे से दिया गया, देख लेंगे आप इसको। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है, यह पूछा गया है, तो याद रखना है कुंडली तथा चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है, यह इसका सही आंसर है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या कहता है कि कुंडली तथा चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति के कारण क्या होता है, कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इसी को विद्युत चुंबकीय सिद्धांत कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः डैश बना सकता है, तो याद रखना है वो क्या बना सकता है, तो यह बना सकता है एंडोजीनियस बड्स बना सकता है, राइट आंसर हो जाएगा डी। जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता उन्हें उन्हें डैश के तौर पर जाना जाता है, तो जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता उन्हें किस रूप में जाना जाता है, तो उन्हें जाना जाता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में जो होता है संवहन तंत्र नहीं होता है, याद रखेंगे। टेरिडोफाइटा में होता है ट्रैकियोफाइटा और गेमेटोफाइटा, ये सब में होता है, ब्रायोफाइटा में नहीं होता। जैसे संवहन तंत्र का मतलब संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम। निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, थैलोफाइटा समूह से संबंधित कौन सा नहीं है, यह आपसे सवाल पूछा गया। तो याद रखना है मार्सिलिया, मार्सिलिया जो है थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं, आपको क्या याद रखना है, क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा काड़ा और यूलोथ्रिक्स, ये जो है थैलोफाइटा समूह के पौधे हैं, जबकि मार्सिलिया जो है यह थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, बल्कि यह किससे संबंधित है, ये याद रखना है, टेरिडो, क्या है, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा समूह से संबंधित है मार्सिलिया का पौधा। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, सभी को मालूम होगा, मैंगीफेरा इंडिका आम का क्या है, वैज्ञानिक नाम है, राइट आंसर हो जाएगा 64 का डी। निम्न में से कौन से जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं, ब्रेड मोल्ड इंपॉर्टेंट सवाल है, तो राइजोपस, राइजोपस के जो जीव हैं वह ब्रेड मोल्ड के रूप में भी क्या होते हैं, जाने जाते हैं। नेक्स्ट है एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, बहुत अच्छा सवाल है, तो यह ठोस विलयन का उदाहरण है मिश्र धातु। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका, ठोस विलयन। जैसे आपने ठोस में ठोस का विलयन जैसे मिश्र धातु है, ठीक है, तो जैसे पीतल, पीतल तांबा तथा जिस जस्ता का है, तो ये क्या है, ठोस विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट है निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या कथन सही है, आपसे यह पूछा जा रहा था। याद रखना रासायनिक पदार्थों में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, यही कहलाता है निश्चित अनुपात का नियम। अच्छा सवाल है दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, प्रकृति नेचर से संबंधित आपसे पूछा जा रहा, तो यह किया था जॉन डाल्टन ने।
ठीक है, जॉन डाल्टन को अच्छे से कवर करके आपको जाना है। कल भी जो है यह आया था। रसायन केमिस्ट हैं, केमिस्ट के लिए गणना की इकाई क्या है, यानी रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो यह है मोल। कौन सा है? 69 का मोल है। और एक मोल में परमाणु पूछा जाए कि कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है? तो यह बताया था कल भी, नहीं कल नहीं किया था हम लोगों ने। यहाँ पर बोल रहा है कि तत्वों के प्रतीक, तत्व है यहाँ पे एलिमेंट, एलिमेंट के प्रतीकों का निर्माण जो है तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है। तो यह बताया था बर्जेलियस ने। और ये अच्छा सवाल है, भी यही सवाल है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है कि डैश विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। तो याद रखना है यह कौन सा है, तो यह है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव। न्यूट्रिनो एक नया कण है जिसका सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है यह किया था पॉली ने। ठीक है, पॉली ने किया था। कब किया था? याद रखना है यह किया था 1930 में। इस कण का सैद्धांतिक आधार प्रसिद्ध भौतिकविद फर्मी ने सन 1934 में बताया। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? जेम्स चैडविक ने। लेकिन न्यूट्रिनो की खोज किसने किया? पॉली ने किया 1930 में। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप डैश की खोज हुई। किसका खोज हुआ था? अच्छा सवाल है। तो परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी इसके द्वारा। नेक्स्ट है कि एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, आपने पढ़ा होगा के एल एम। एम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 2n² होता है। अब के एल एम ये कितना पे आ रहा है? 3 पर आ रहा है। ठीक है, तो जब 3 पर आ रहा है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दें तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी कितना होता है? 18। यानी एम कक्षा में रह सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो यह हो सकता है 18। क्लोरीन गैस क्लोरीन के दो समस्थानिकों का मिश्रण है जिनका अनुपात 3:1 है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन है? ये भी अच्छा सवाल है। तो क्लोरीन के दो समस्थानिक कौन कौन से हैं? तो क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं, एक 35 होता है और एक क्या होता है? 37 होता है। ठीक है, एक क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 होता है, जिसमें से क्लोरीन 35 जो होता है वो कितना होता है? ये होता है 75%। और क्लोरीन जो 37 होता है वो कितना होता है? 25% होता है। और इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3:1 होगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। समभारिक में डैश की संख्या समान होती है। समभारिक में क्या होता है समान? ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी जिसका एटॉमिक वेट जो होता है, ठीक है, वेट बोल रहा हूँ, एटॉमिक जो मास होता है वो सेम होता है, उसमें क्या आपसे पूछा जा रहा है कि क्या सही होगा? तो याद रखना है नाभिक, नाभिक की संख्या उसमें, यानी प्रोटोनों प्लस न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो अलग अलग पदार्थों या तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, तो समान है लेकिन उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। समभारिक में नाभिक यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग समान होता है, याद रखना है। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? अलग अलग होता है। कल हम लोगों ने समभारी का एग्जाम्पल देखा था, याद है? जैसे आर्गन का देखा था, पोटेशियम का देखा था, कैल्शियम का देखा था। उन सब में सभी का एटॉमिक मास कितना था? तो 40-40 था सभी का। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? समभारी कहलाता है। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो आकर्षण बल सर्वाधिक किसमें हो जाएगा? तो ठोस में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? कशेरुकी नहीं है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो इजी सवाल है, केंचुआ जो है कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट नहीं है ये। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनधारी? अंडे देने वाला स्तनधारी, ठीक है, तो अंडे देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो यह है प्लेटिपस। और कंगारू जो है अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है, आपको मालूम होगा। एकिडना हो गया, प्लेटिपस हो गया, ये सब क्या है? अंडे देने वाले स्तनधारी है। डैश को कोशिका के पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया होगा पावर हाउस। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह कौन सा है?
तो यह है प्लाज्मा झिल्ली, जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली के यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोशिका झिल्ली के भी नाम से हम लोग इसे जानते हैं। कोशिका झिल्ली जो है किससे बना होता है ये याद रखेंगे, ये जो झिल्ली है लिपिड, लिपिड प्लस प्रोटीन से यह बना होता है। नेक्स्ट है इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? राइट आंसर हो जाएगा मेटाफेज का यह गठन करता है। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण है? अच्छा सवाल है, इसको भी कर लेंगे। फ्लेवोनाइड वर्णक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा यह है एंथोसाइनिन के कारण होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग यानी ऑर्गेनल्स पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से यानी एपिथेलियल जो सेल्स होता है उसको क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है, ये भी अच्छा सवाल है। तो राइट आंसर की बात करें तो यह है केराटिन। केराटिन जो होता है वह एक तरह का प्रोटीन है जो उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से क्या करता है? बचाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है, कनेक्टिव टिश्यूज नहीं है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो याद रखना है रक्त, बोन और कार्टिलेज यानी रक्त, अस्थि और उपास्थि यह संयोजी उत्तक है। कंकाल पेशी जो है वह संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है। अच्छा सवाल है, याद रखना। 3 सवाल याद रखना। संयोजी उत्तक का उदाहरण कौन कौन सा है? तो अस्थि यानी बोन है, ब्लड है और कार्टिलेज है, ये संयोजी उत्तक है। कंकाल पेशी संयोजी उत्तक नहीं है। नेक्स्ट है 86, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? तो जड़ों से कौन करता है? तो ये जाइलम उत्तक करता है। 86 का राइट आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार है? तो वृद्धि रोधक हार्मोन किसे कहा जाता है? तो यह है एब्सिसिक एसिड, यह वृद्धि रोधक हार्मोन ही है। ठीक है। अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है, तो अनुवर्तन जो है अधिकांशतः यह दर्शाता है किसी पौधे का दिशात्मक विकास, यह कहलाता है अनुवर्तन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। O2 का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन में होता है। पाइरुवेट का विभाजन होता है कहां पर होता है? ये सवाल पूछा है। O2 का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन जो होता है वो कहां पर होता है? काफी अच्छा सवाल है। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो अतिरिक्त जल से ये वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। कैसे होता है? स्टोमाटा के थ्रू यह होता है वाष्पो उत्सर्जन। पौधों को 5 समूहों में बांटा गया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो याद रखना है टेरिडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, आपने पढ़ा होगा। टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। प्रोटोकॉर्डेटा इसमें नहीं शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा सी। डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम भी कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गुर्दा यानी किडनी कहा जाता है, इसे कृत्रिम किडनी भी कहा जाता है। श्वसन यानी ब्रीदिंग, लार्सन यानी सेलिवेशन और क्रमाकुंचन यानी पेरिस्टेलेसिस जैसी अनैच्छिक क्रियाओं द्वारा नियंत्रित होता है। तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है अनैच्छिक क्रियाओं? तो यह होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। याद रखना है अनैच्छिक क्रियाएं हैं कौन कौन सा? श्वसन है, लार्स रॉबन है, क्रमानुकुंचन है। ये किसके द्वारा होता है? तो मेडुस्पिस, जिसका इंग्लिश होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, इसके थ्रू होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल, एडम्स एप्पल कहा जाता है? एडम्स एप्पल इसे कहा जाता है, याद रखना है। तो यह कौन सा है? तो कंठ या टेटुआ। कंठ या टेटुआ को क्या कहा जाता है? एडम्स एप्पल कहा जाता है। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? सवाल पूछा गया। तो याद रखना है 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। उर्वरकों के वे थैले पर मुद्रित अक्षर NPK दर्शाता है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम को दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 96 का बी होगा। और कभी सवाल भी पूछा जाए कि इसका NPK का अनुपात कितना होता है? तो याद रखना है 12
32 और 16 काट छाट कर लेंगे। रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र की यानी इकोसिस्टम की संपन्नता को कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, ये आपसे बोला जा रहा है, ये कहलाता है यूट्रोफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से इकोसिस्टम की संपन्नता को कहते हैं, तो यह कहलाता है क्या, यूट्रोफिकेशन कहलाता है। यूट्रोफिकेशन के कारण होता है, तो यूट्रो जो फिकेशन है वह किसके कारण होता है, अच्छा सवाल है, तो यह होता है नाइट्रेट एवं फॉस्फेट के कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है, आपसे पूछ सकता है यूट्रोफिकेशन डैश के कारण होता है, तो नाइट्रेट और फॉस्फेट के कारण होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ओजोन क्षय एवं ओजोन क्षेत्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित है, तो याद रखना पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, चिपको आंदोलन तो 1973 में स्टार्ट हुआ था। किनके नेतृत्व में हुआ था, तो याद रखना है सुंदर लाल बहुगुणा। किनके नेतृत्व में, सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, कहां पर हुआ था, उत्तराखंड के चमौली में यह हुआ था, चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।